डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में जो क्रैश कोर्स है 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए, वो हमने स्टार्ट कर दिया है। और इस क्रैश कोर्स के अंदर हम उन क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके 2021 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथ में मैं आपको आंसर भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपके चैप्टर 1 है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। और ये चैप्टर आपके टोटल 5 नंबर का है, यानी इस बार बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके 2021 बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपको कि हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए। 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यानी हर्षवर्धन की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उन रचनाओं के आपको नाम लिखने हैं। तो हर्षवर्धन की जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? पहली रचना है नागानंद, और सेकंड है रत्नावली, और तीसरी है प्रियदर्शिका। यानी तीनों रचनाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाएं हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन यानी किसे कहा गया है? कि भारत का नेपोलियन है वो किसे कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक और रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? यहाँ से एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये एक नाटक है, और दूसरा जो रघुवंश है ये एक महाकाव्य है। तो इसके रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर आएगा आपके कालिदास। यानी कालिदास हैं वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक और रघुवंश महाकाव्य के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? यानी मौर्य वंश का जो संस्थापक है उसका आपको नाम लिखना है। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन काफी बार सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी इस बार 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, क्वेश्चन नंबर 5, मिताक्षरा के लेखक कौन थे? तो मिताक्षरा है उसके लेखक कौन थे? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक थे विज्ञानेश्वर। ये क्वेश्चन भी आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मिताक्षरा के लेखक कौन थे? विज्ञानेश्वर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? यानी गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है उसका आपको नाम बताना है। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। जो गुप्त वंश है उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में किसे सफलता मिली? कि जो अशोक का जो अभिलेख है उसको सर्वप्रथम सबसे पहले पढ़ने में किसे सफलता मिली थी? तो जेम्स प्रिंसेप। ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन आपके बड़े मार्क्स में पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए।
क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, यानी गुप्तकालीन जो सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं उनका आपको मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले आंसर में आपको हेडिंग डालना है गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, यानी गुप्त काल की सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, यानी गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। और समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, यह आपको ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रोत्साहन दिया कि जो समुद्रगुप्त है और जो कुमारगुप्त, प्रथम ने वैदिक धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म है और तीसरा है जैन धर्म को भी ज्यादा प्रोत्साहन दिया। उसके बाद में धर्मानुसार अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए, यानी धर्म के अनुसार जो अश्वमेघ यज्ञ हैं वो भी उन्होंने करवाए। किन किन ने? एक तो समुद्रगुप्त है और सेकंड आपके कुमारगुप्त प्रथम ने। उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था और उसके विवरण के अनुसार गुप्त साम्राज्य है वो कैसा था? सुशासित था और उसमें अपराध और कम भार दोनों ही बहुत कम थे, यानी एक तो अपराध और दूसरा कम भार, ये दोनों ही क्या थे? बहुत ही कम थे। और गुप्त काल में राजकाज की भाषा है वो कैसी थी? संस्कृत थी, यानी गुप्त काल में राजकाज की जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। और सुप्रसिद्ध लेखक और रचयिता जैसे कौन कौन थे? एक तो कालिदास, उसके बाद में शूद्रक और एक विशाखा दत्त। अब कालिदास के जो नाटक हैं और उनके जो महाकाव्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो कालिदास का जो रघुवंश, महाकाव्य और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक था, यानी कालिदास है वो कौन कौन से महाकाव्य और कौन कौन से नाटक के रचयिता थे? रघुवंश महाकाव्य और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये एक नाटक है। उसके बाद में शूद्रक, ये किसके रचयिता थे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मृच्छक कटिकम नाटक, जो मृच्छक कटिकम नाटक है उसके रचयिता कौन थे? शूद्रक। तो ये 1 मार्क्स में भी यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में तीसरा आपके विशाखा दत्त, तो विशाखा दत्त है ये किसके रचयिता थे? मुद्रा राक्षस नाटक की। तो मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन थे? विशाखा दत्त। उसके बाद में जो दशमलव प्रणाली है उसका आविष्कार भी, दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी किसके काल में हुआ था? गुप्त काल के, जो गुप्त काल है उसमें हुआ था। यानी जो दशमलव प्रणाली है, शून्य प्रणाली है, दशमलव प्रणाली है, उसका जो आविष्कार है वो भी किसके काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था, जो बाद में अरबों के माध्यम से कहाँ तक पहुंच गया? यूरोप तक पहुंच गया। और जो गुप्त काल है उसकी वास्तुकला और चित्रकला और धातुकला के प्रमाण झांसी और कानपुर अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाएं हैं, जैसे दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ है और नालंदा में 80 फीट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति है और सुल्तानागंज स्थित 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से प्राप्त होती है। तो ये विवरण आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, अशोक का रुमनदेई अभिलेख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि जो रुमनदेई अभिलेख है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो रुमनदेई अभिलेख से विदित होता है कि सम्राट अशोक ने लुम्बिनी की धम्म यात्रा की, यानी जो रुमनदेई अभिलेख है उससे यह जानकारी मिलती है कि जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने लुम्बिनी की धम्म यात्रा की और वहाँ जो भूमिकर था उसकी दर को 1/6 से घटाकर, यानी 1/6 से कम करके 1/8 कर दी गई। यह आपको इसमें याद रखना है कि जो रुमनदेई अभिलेख है उसे हमें यह जानकारी मिलती है कि जो सम्राट अशोक हैं
उन्होंने लुम्बिनी की जो धर्म यात्रा की और वहाँ जो भूमिकर है उसकी जो रेट है, उसकी जो दर है, उसको 1/6 से घटाकर कितना कर दिया गया, 1/8 कर दिया गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, मिताक्षरा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मिताक्षरा के लेखक कौन थे, तो मिताक्षरा के लेखक है वो विज्ञानेश्वर थे, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और मिताक्षरा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये क्वेश्चन भी आपके 2021 बोर्ड परीक्षा में बन सकता है। तो मिताक्षरा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि जो मिताक्षरा हैं उनके लेखक कौन थे, विज्ञानेश्वर। और चालुक्य राजधानी कल्याणी में रहने वाले हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है, अतः मिताक्षरा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बस ये आपको इतना लिखना है कि जो मिताक्षरा हैं उनके लेखक कौन थे, विज्ञानेश्वर। और चालुक्य राजधानी कल्याणी में रहने वाले जो हिंदू कानून हैं उनका एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है, और मिताक्षरा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान को स्पष्ट कीजिए। यानी जो समुद्रगुप्त है उसके सांस्कृतिक योगदान को स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि समुद्रगुप्त उच्च कोटि का विद्वान और विद्या का उदार संरक्षक था। यानी जो समुद्रगुप्त है वो उच्च कोटि का विद्वान था और विद्या का उदार संरक्षक था। और वह महान संगीतज्ञ भी था, जिसे वीणा वादन का बड़ा शौक था। जिसे किसका शौक था, वीणा वादन का, यानी वीणा बजाने का। और उसके कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, क्योंकि वो वीणा के बहुत ही बड़े शौकीन थे। और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। कि जो समुद्रगुप्त है उसका जो सांस्कृतिक योगदान है उसमें बस आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं। समुद्रगुप्त उच्च कोटि का विद्वान था और विद्या का उदार संरक्षक था, और वह महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादन का बड़ा शौक था। यानी उसे वीणा बजाने का बहुत ही बड़ा शौक था, और उसके कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है। बस ये आपको इतना ही इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि जो गुप्तकालीन जो समाज है उस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। यानी गुप्तकालीन समाज क्या है, तो गुप्तकालीन समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित था। गुप्तकालीन समाज है वो कितने वर्णों में विभाजित था, 4। अब 4 जो वर्ण हैं उनके जो 4 भाग हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। यानी जो गुप्तकालीन समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्ण कौन कौन से हैं, एक तो ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है और चौथा है शूद्र। अब ब्राह्मणों का क्या कार्य है, क्षत्रिय का क्या कार्य है, वैश्य का क्या कार्य है, शूद्र का क्या कार्य है, इनके कार्यों के बारे में भी हम वर्णन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मणों का जो स्थान है वो इसमें सर्वोच्च था, कि जो 4 वर्ण मैंने बताए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों में से सबसे ज्यादा सर्वोच्च स्थान किसका था, ब्राह्मण का। और ब्राह्मण का जो कार्य है वो क्या कार्य करते थे, यज्ञ कराना, दान देना और लेना। और क्षत्रिय का काम है, यानी जो दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, उसका काम है राष्ट्र की रक्षा। और वैश्य का क्या कार्य है, व्यापार, वाणिज्य। और शूद्रों का क्या कार्य है, सेवा करना और व्यवसाय करना। सबसे पहले ब्राह्मणों का कार्य, तो ब्राह्मण क्या कार्य करते थे, यज्ञ कराते थे, दान देते थे और लेते थे। और क्षत्रिय का काम क्या था, राष्ट्र की रक्षा करना। और वैश्य का काम था व्यापार और वाणिज्य। और जो शूद्र थे उनका क्या कार्य था, सेवा करना और व्यवसाय करना। और जो स्त्रियों का जो स्थान है वो समाज में क्या था, प्रचलित था। तो ये आपको गुप्तकालीन समाज में ध्यान रखना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।